ओके ओके, यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड यस, मेरे को एग्जामिनेशन पर्पस के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है आपके लिए बेटा। ओके अच्छा, स्पेशली चैप्टर के अंदर सुनो, आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि इंटरेस्ट के क्वेश्चन बेटा, किसके बेटा, इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस। जो भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा उसको ढंग से सॉल्व करना मुझे लगता है कि एग्जाम में आएगा इस बार आपके। आइए सेक्शन नंबर ए, आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। फर्स्ट, सर मेसर्स दक्षा एंटरप्राइजेज, मेन बुक में दे रखा बेटा, मैंने पढ़ाया आपको जीएसटी पार्ट में ये वाला, हैज मेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 अंडर माइनर हेड टैक्स ऑफ मेजर हेड एसजीएसटी। इट हैज अ लायबिलिटी ऑफ ₹2,000 माइनर हेड इंटरेस्ट अंडर मेजर हेड एसजीएसटी। सर आप मुझे बताओ एक मिनट, स्टेट वेदर मेसर्स दक्षा एंटरप्राइजेस कैन यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर इज नो। भले वो सेम मेजर हेड में है फिर भी अलग अलग माइनर हेड में फंड से इसलिए यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब फर्दर एडवाइस क्या होगी बेटा आपकी, बट शी कैन ट्रांसफर द अमाउंट अंडर एनी ऑफ द माइनर हेड ऑफ एनी ऑफ द मेजर हेड बेटा, क्लियर। और फंड ट्रांसफर करने के बाद उसको रेस्पेक्टिव लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो, हाँ ना भाई, यस। मिस्टर आलोक, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, जीएसटी पार्ट बुक में था बेटा, इंटरेस्ट का क्वेश्चन बेटा ये, ओके पढ़िए बेटा। अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स filed GSTR 3B for the month of January on 15th of April 19 बेटा। ए भाई, जनवरी का रिटर्न का फल क्या है इसने बेटा, 15 अप्रैल को। ड्यू डेट क्या थी बेटा, 20 फरवरी। द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट फॉर द सेड मंथ इज 20 फरवरी बेटा। अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम फॉर द सेड मंथ वर्कड आउट टू बी 36,500 व्हिच वाज पेड ऑन द सेम डेट। सेम डे पे किया इसने बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश में ऑलरेडी बैलेंस नहीं पड़ा था बेटा इसके पास। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रोविजंस एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बेटा। बताइए कितना होगा, 36,500 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18% पर एनम। नंबर ऑफ डेज बताइए, 20 फरवरी, मतलब 21 फरवरी से इंटरेस्ट चालू होगा बेटा, टू 15th ऑफ अप्रैल, तो 21 फरवरी से। अच्छा 2019 है बेटा, ये लीप ईयर नहीं है, मतलब 8 डेज तो हो गए फरवरी के बेटा, फिर मार्च, फिर अप्रैल, कितना हो गया बेटा, 54 डेज डिवाइड बाय 365 डेज, हाँ है ना भाई, क्लियर। कितना अमाउंट आएगा, 9, राउंड ऑफ किया बेटा अपना नियरेस्ट मल्टीपल रुपी में बेटा, क्लियर। एग्जैक्ट इतना है बेटा, गुड। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आइए रघुपति राघव, सेम लाइन मैंने बोली थी बेटा, सेम क्वेश्चन मैंने जीएसटी पार्ट में दे रखा बेटा आपको। सर एंड यहां पे लिखिए बेटा, यहां पे लिखिए वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड मतलब एग्जाम्स के लिए बेटा। इंपॉर्टेंट किसके लिए बेटा, ये एग्जाम्स के लिए, इसलिए वेरी गुड, अदरवाइज टफ नहीं है, आपको आता है बेटा ये। राघव लिमिटेड हैज फाइल्ड देयर जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई विदिन ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 39 दैट इज 20th ऑफ अगस्त। ड्यू डेट को इसने रिटर्न फाइल कर दिया। पोस्ट फाइलिंग द रिटर्न the registered person has noticed during the September that tax dues for the month of July have been short paid for ₹40,000। सर भाई भाई भाई, जुलाई महीने का रिटर्न तो फाइल कर दिया था इसने बेटा, फिर जुलाई की लायबिलिटी कुछ रह गई थी इससे जो सितंबर में याद है इसको बेटा। राघव लिमिटेड हैज पेड द अबव शॉर्टफॉल ऑफ ₹40,000 थ्रू GSTR 3B ऑफ सितंबर filed on 20th of October बच्चा। सर paid through cash ledger 30,000 and credit ledger through कितना 10,000। examine the interest payable under the CGST Act बेटा। सर आप मुझे बताओ, अगर कोई एसएससी केवल रिटर्न फाइल करने में लेट होता है, किसमें लेट होता है बेटा, तो सर नेट टैक्स पेबल इन कैश जो था उसी पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बेटा, हाँ है ना। पर अगर रिटर्न तो उसने टाइमली फाइल कर दिया था, पर किसी सब्सिक्वेंट मंथ में पता पड़ा कि लायबिलिटी रह गई थी बेटा, तो सर ऐसे केस में ग्रॉस टैक्स पेबल, क्या बोला सर, ग्रॉस टैक्स पेबल जो होगा उसका 40,000 इस केस में बेटा, उस पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई। ये लिख के ना अपनी लैंग्वेज में बच्चों आपको, फिर 40,000 इंटू 18%। नंबर ऑफ डेज बताओ, 21 अगस्त से 20 अक्टूबर बेटा, अगस्त के 11 दिन, सितंबर के 30 डेज और अक्टूबर के 20 डेज। बताओ
61 डिवाइड बाय 365. क्लियर सर? बताइए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है बेटा? 1203 0.28 आ रहा बेटा. तो आप लिखना राउंड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी पॉइंट, मतलब 3 हो गया बेटा अपना आंसर. ओके चलिए, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली? शिवम, इसने क्या किया? जुलाई महीने का रिटर्न 20 अक्टूबर को फाइल किया बेटा. कब फाइल किया बेटा? 20 अक्टूबर को. एंड सेल्फ असेस्ड टैक्स ऑफ रुपीज 40,000 हैज बीन पेड ऑन 20 अक्टूबर थ्रू कैश लेजर 30,000, थ्रू क्रेडिट लेजर 10,000. अब सुनो, एक मिनट जल्दी मत करना. इसने क्या किया? हेलो, जुलाई महीने का रिटर्न क्या बोला सर? लेट फाइल किया. तो अगर किसी महीने का रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो नेट टैक्स पेबल इन कैश पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता बेटा. हाँ ना भाई? पर 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 इसका मतलब क्या हुआ? एक बार यहां तक बताओ मुझे. 40,000 की लायबिलिटी बेटा, 10,000 का क्रेडिट था बेटा, तो नेट टैक्स पेबल इन कैश कितना बेटा? इसी पे इंटरेस्ट पे करना है. पर अगर ये 30,000 रुपए का कैश लेजर का बैलेंस भी ऑलरेडी अवेलेबल था इसके पास बेटा, तो टैक्स पे इंटरेस्ट पेबल विल बी 0. याद आया बेटा? इस बार अमेंडमेंट था. हाँ है ना भाई? यस. तो सर नोट पढ़िए बेटा. There exists adequate balance in electronic cash and credit ledger as on 31st of July for the above shortfall. मतलब क्या है? जुलाई महीने का टैक्स इसने कब पे किया? अक्टूबर में जाके. पर सर ऑलरेडी 31 जुलाई को ये कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में बैलेंस था. तो सर नेट टैक्स पेबल इन कैश पे इंटरेस्ट लगता है, पर अगर वो भी टैक्स अवेलेबल था आपके कैश लेजर में तो नो इंटरेस्ट इज पेबल. इसलिए केस नंबर 2 में अमाउंट क्या आएगा इंटरेस्ट का? लड्डू. कितना? भले 2 लड्डू लिखे आए, 1 लड्डू लिखे आए, पर लड्डू जरूर बना के आना बेटा. क्लियर? ऐसा. क्लियर सर? नो अदर आउटवर्ड सप्लाईज हैज बीन मेड और नोर टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अदर देन 40,000 मिस्ड आउट टू बी पेड ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस. इस 40,000 के अलावा कोई लायबिलिटी हमारी पेंडिंग नहीं थी, कुछ और सप्लाई नहीं किया. इग्नोर द इफेक्ट ऑफ लीप ईयर इफ एप्लीकेबल इन दिस केस. हमने इग्नोर किया हुआ बेटा ऑलरेडी. क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय. हाँ ना भाई? 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा. मॉडिफाइड. मॉडिफाइड इसलिए बेटा क्योंकि अमेंडमेंट हुआ तो उस अकॉर्डिंग मैंने आंसर अमेंड कर दिया बेटा इसका. क्लियर? इन दिस केस नो इंटरेस्ट विल बी पेबल बेटा. पर केस नंबर 1 में, ओ भाई, केस नंबर 1 में अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया था बेटा और बाद में सब्सिक्वेंट मंथ में लायबिलिटी पता पड़ी बेटा आपकी, तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. जो 40,000 पे हमने 913 क्या था बेटा वो, ये 1203 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. भारत माता की जय. पर सेकंड नंबर केस में रिटर्न लेट फाइल किया है, नो इंटरेस्ट इज पेबल क्योंकि कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल था. हाँ ना भाई? यस. फोर्थ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर और रजिस्टर्स आर देयर बेटा? सर 3, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी रजिस्टर बेटा. अच्छा, कैश और क्रेडिट को तो लेजर बोलते बेटा और इसको लायबिलिटी रजिस्टर बोलते बेटा. बस फर्क क्या है? कुछ भी नहीं बेटा मेजर. ओके बेटा चलिए. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी पेमेंट प्रोसेस बेटा? सर मेन फीचर जीएसटी पेमेंट प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल इन ऑल मोड ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैन्युअली प्रिपेयर्ड चालान. फैसिलिटेशन for the taxpayer by providing hassle-free anytime, anywhere mode of payment बेटा. Convenience of making a payment online. Real-time data for tax collection in electronic format बेटा. जैसे ही पे करोगे डेटा इलेक्ट्रॉनिक की गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली उसी टाइम मिल जाता है बच्चों. फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बेटा. जैसे ही पे किया गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है बच्चा. पेपरलेस ट्रांजेक्शन, स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन ऑफ ऑल रिसीट. सारी रिसीट एक जगह आपकी पोर्टल पे रहती है बेटा, आप चाहो तो वहां से कभी भी डाउनलोड कर सकते हो बेटा. फिर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक, वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान. सारे चालान एक साथ स्टोर हो जाते कहाँ पे? आपके पोर्टल पे बेटा. वहां से आप कभी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो बच्चों. हाँ है ना? सारी रिसीट को आप रिकंसाइल भी कर सकते हो एक साथ बेटा. अरे हाँ है ना सर? कोई खास बात है क्या सर? आइए बच्चों. आर प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट मेड अंडर जीएसटी बेटा? सर अब सुनो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट सुनो. अच्छा, आ गया बेटा. सर सर ओके ओके सर, इधर ध्यान बेटा. सरकार
आर प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल टू पेमेंट मेड अंडर जीएसटी बेटा? अब सुनो, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है बेटा? आप मुझे बताओ, मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ाते वक्त एक बात पढ़ाई थी बेटा, कि गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन ले रखा है कि बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज पास्ड ऑन टू द बायर बेटा, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड बेटा। आप प्रूव कर दो तो मैंने कस्टमर से टैक्स नहीं लिया, ये बर्डन आप पर है बेटा। बाकी गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन क्या लिया हुआ है बेटा, कि बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज पास्ड ऑन टू द कस्टमर बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर ध्यान देना बच्चों, अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है क्या? रिफंड के लिए। किसके लिए बोलता है बेटा? कि कल को अगर कभी जीएसटी का रिफंड मिलना है तो रिफंड भी किसको मिलेगा? जिसने बर्डन बोन किया टैक्स का बेटा। अब बर्डन ऑफ टैक्स अगर आपने किसी को पास ऑन कर दिया तो टैक्स का बर्डन आपने बोन किया, भले पे मैंने किया बेटा, आपसे टैक्स लेके फिर गवर्नमेंट को पे किया, कल को अगर रिफंड मिलता तो रिफंड भी कस्टमर को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलता है। वरना आपके साथ अनजस्ट हो जाएगा ना यार ये, और अननेसेसरी मेरे को एनरिचमेंट मिल जाएगा बेटा, फायदा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बेटा। हाँ है ना? अब एक बार लैंग्वेज पढ़ना बेटा इसकी। यस, एज पर सेक्शन नंबर 49 सबसेक्शन 9, क्योंकि रिफंड के आपके टॉपिक आता नहीं सिलेबस में बेटा, क्लियर, इसलिए लिमिटेड में बताइए बात आपको। एवरी पर्सन who has paid tax on goods or service or both under this act shall, unless the contrary is proved by him बेटा, वो खुद प्रूव कर दे कि नहीं मैंने बर्डन शिफ्ट नहीं किया, ये माना जाएगा, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of such goods or service or both बेटा, क्लियर। इसलिए बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है। हम ये प्रिजम्पशन मान के चलते हैं, क्या करते हैं बेटा? प्रिजम्पशन मान के चलते हैं कि बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज पास्ड ऑन टू द कस्टमर अनलेस द कस्टमर प्रूव्स द अनलेस द सप्लायर प्रूव कि मैंने कस्टमर को बर्डन पास ऑन नहीं किया है। प्रिजम्पशन क्या है बेटा? बर्डन इज ऑलवेज शिफ्टेड टू द कस्टमर, क्लियर? ठीक सर। स्टेट द नेम ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी वेयर एनी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी कैन बी अवेल्ड। सर जीएसटी में किस किस टैक्स का आपको आईटीसी मिलता है बेटा? सारा ही आउटपुट टैक्स के लिए आपको क्रेडिट मिलता है ना बेटा। सीजीएसटी हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, एंड दैट इज ऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नोन एज आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है बेटा? यूनिवर्सल ब्लड है बेटा। क्या है बेटा? यूनिवर्सल, सबके काम आता है ना बेटा। तो सर आप मुझे बताओ, ऐसा आउटपुट टैक्स का नाम जिसके लिए सारा क्रेडिट काम आता है? आईजीएसटी, क्योंकि आई के लिए सी का क्रेडिट भी काम आता है, एस का भी काम आता है बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? यूटीजीएसटी भी काम आता है बच्चों। यस से नो? यस। मिस्टर ए फॉर एप्पल बेटा, वेरी गुड बेटा। कभी खाई आपने बेटा? नहीं। कभी देखी बेटा आपने? नहीं बेटा, गुड। खाया कर, देखा कर, तभी डॉक्टर से दूर रहेगा बेटा। तू बीमार होता है बार बार बेटा, क्लियर? सर तन की शक्ति मन की शक्ति एप्पल बेटा, ओके सर। मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड, बुखार उतर गया बेटा तेरा? अगर तू एप्पल खाता रोज बेटा, बुखार आता ही नहीं बेटा। बुखार, अच्छा अब आपको पता ही नहीं था इसको बुखार आ रहा बेटा? सर इधर ध्यान, मिस्टर ए, ओ अब्दुल, ए फॉर अब्दुल, पढ़ सर। मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज 30,000 अंडर माइनर हेड इंटरेस्ट कॉलम for the measure head IGST beta. At the time of filing of 3B for a particular tax period, he noticed that there is no sufficient amount in the minor head tax towards payment of rupees 30,000. इंटरेस्ट में पड़ा है IGST वाले इंटरेस्ट में कितना? 30,000 रुपए बेटा। टैक्स पे करना है इसको 30,000 का टैक्स, उसके लिए फंड नहीं है बेटा। अब आगे देखो, when approached with jurisdictional tax officer, Mr. A was guided to deposit the tax amount under proper head of the account and claim a refund for the remittance of amount deposited under the head interest। वो क्या बोलता है? पहले करेक्ट हेड में टैक्स जमा कराओ और जो रॉन्ग हेड में टैक्स पे किया उसका रिफंड लो बेटा। क्या डिपार्टमेंट सही कह रहा है? नहीं। ऐसे केस में अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो सर एनी ऑफ द मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड से फंड आप ट्रांसफर कर सकते हो टू एनी ऑफ द माइनर हेड ऑफ द एनी ऑफ द मेजर हेड। और ऐसे केस में ये इंटरेस्ट से अगर टैक्स में फंड ट्रांसफर कर देता है यूजिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्म, तो ऐसे केस में दोज फंड्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरेस्ट टू टैक्स एंड देन ही कैन मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स यूजिंग दैट अमाउंट बेटा। हाँ है ना भाई? यस। फॉर्म नंबर जीएसटी PMD 09 है बेटा, फंड ट्रांसफर करने के लिए बेटा,
ठीक है, अच्छा फॉर्म नंबर याद नहीं चलेगा, इसमें प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख दो कि काम हो जाएगा बेटा। आइए, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 of the CGST Act, that is GST 3B for the month of March 21 बेटा, within the specified due date बेटा, मतलब specified due date तक इसने रिटर्न फाइल नहीं की है। रीजन फॉर सच डिले इज एट्रिब्यूटेबल टू डिले इन क्लोजर ऑफ द बुक्स फॉर मार्च 21 बेटा, मार्च 21 की बुक्स ही हमारी फाइनल नहीं हुई थी, इसलिए हमने रिटर्न फाइल लेट किया, which have been finalized during May 21 बेटा। ओके, the GST common portal prompted for payment of late fee payable under section number 47 for a sum of rupees 2000 under CGST and SGST each. Accountant of Messrs ABC and Company sought your confirmation for payment of the such late fee through balance available in electronic credit ledger for the late fee. Give your guidance in this regard बेटा। आप मुझे बताइए क्या late filing fee can be paid through electronic credit ledger? No tax can be, no liability other than tax can be paid through credit ledger। यहाँ पे आपको लेट फाइलिंग फी अगर पे करना तो यू कैन पे थ्रू कैश लेजर ओनली, और कैश लेजर के अंदर आपको पहले अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा अंडर द माइनर हेड लेट फाइलिंग फी अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली, और उसके बाद आप वो कैश लेजर को यूज करके पेमेंट कर सकते हो बेटा। भारत माता की जय। समझे मेरी बात? चलिए, साहिल इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स in Karnataka. He got registered under the GST in the month of September beta and wishes to pay his IGST liability for the month. Since he is making the GST payment for the first time, जिंदगी में पहली बार बेटा पेमेंट कर रहा है बेटा, he is of the view that he needs to mandatorily have the online banking facility to make the payment of GST बेटा। क्या ऑनलाइन बैंकिंग होना कंपलसरी है? ऑफलाइन पेमेंट इज नॉट परमिटेड अंडर जीएसटी, ऐसा इसको लगता है। आप एडवाइस करिए क्या क्या वेरियस मोड ऑफ डिपॉजिट इन द कैश लेजर है बेटा। क्लियर सर? वेरियस मोड ऑफ डिपॉजिट याद है बेटा? ऑनलाइन में आईएमपीएस, नेट बैंकिंग याद है बेटा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑफलाइन में आरटीजीएस, एनईएफटी। सर ओवर द काउंटर जाके 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पेड याद है बेटा आपको? यस। यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो बेटा ऑनलाइन में। आर मैनुअल चालान अलाउड? नो। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चालान? 15 डेज याद है बेटा आपको? Is cross utilization among major and minor head of electronic cash permitted? No। आप एक हेड का फंड दूसरे हेड में यूज नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर करके यूज कर सकते हो बच्चों। बोले यस सर। सुहासिनी इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ बेटा। उसको भी बुखार आ गया था बेटा। बीमारी फैलती चलती है ना बेटा, जल्दी फैल जाती बेटा बीमारी। She could not provide any service during the month of October बेटा। ठीक है सब सॉफ्टवेयर नहीं बना पाया बेटा वो। However, she had to incur all the expenses relating to her office बेटा। पूरे महीने में कोई काम नहीं किया, पर सर ऑफिस से खर्चे देने पड़ते ना यार बेटा। She paid rupees 75,000 to various vendors. Total input tax involved on the goods and services procured by her is rupees 13,500. Out of the total bills paid by her, one bill for rupees 15,000 relates to security services availed for security of her office बेटा। सर security services provided to registered person याद है बेटा बेटा, by other than body corporate तो reverse charge लगता है बेटा। Tax on which is payable under reverse charge। खुद नहीं बोल दिया बेटा क्वेश्चन ने। Input tax credit involved in such bill is rupees 2,700 बेटा। सर Suhasini is of the view that for the month of October, no GST is payable from electronic cash ledger as she has sufficient balance of ITC for payment of GST under reverse charge on security service बेटा। सर ये क्या बोलती है? 13,500 का हमारे पास ITC पड़ा है और 2,700 का हमारा RCM का लायबिलिटी है, तो RCM का लायबिलिटी कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ RCM का लायबिलिटी कैन बी पेड थ्रू ITC। क्या ऐसा ही बोल रही है? RCM का अमाउंट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। इसलिए सुहासिनी जी आपकी ओपिनियन गलत है एंड यू विल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज 2,700 थ्रू कैश लेजर ओनली, क्योंकि क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड दिस इज योर इनवर्ड सप्लाई एंड व्हाटएवर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज विल हैव टू बी पेड थ्रू कैश लेजर ओनली। इसलिए सुहासिनी जी भले ही फीवर आ गया आपको बेटा, पर टैक्स तो पे करना पड़ेगा थ्रू कैश लेजर बेटा। ओके आप बोल दीजिएगा बेटा उनको। PPC Limited has availed
इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर रुपीज 54,000 IGST ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी बेटा ऑन अ पर्टिकुलर परचेज. Accounting records for the above purchase indicate that IGST paid to the supplier is only 45,000 बेटा. इसने उल्टा लिख दिया बेटा. 45,000 का 54,000 का ITC ले लिया बेटा इसने. बिल में 45,000 लिखा बेटा. GST 1 furnished by the supplier for the above supply also indicate 45,000 is the tax paid बेटा. GST 1 उसने फाइल किया, हमारे 2B में क्रेडिट कितना है बेटा 4500 बेटा. हमने क्रेडिट कितना लिया बेटा. अच्छा 54,000 हमने IGST क्रेडिट कैसे लिया होगा बेटा. ऐसे टाइप किया होगा, लिया होगा. ये याद करो, बातें याद आएगी बेटा आपको. और काम की बात है, फालतू बात नहीं की थी मैंने आपको बेटा. क्लियर सर. ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है वो, मैन्युअली आपने टाइप करके 54,000 क्रेडिट ले लिया था बेटा. सर examine as per GST provisions what value shall be updated in the ledgers maintained on behalf of PVC Limited on common portal. बताओ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कितना अमाउंट आ रहा होगा. अरे आपके ITC अकाउंट में कितना बैलेंस दिख रहा होगा बेटा. आपने कितना लिया तो 54,000 ही ITC आपके क्रेडिट लेजर में दिख रहा होगा बेटा. हाँ है ना भाई. भले अकाउंट्स में कितना दिख रहा है 45, GST 2B में कितना दिख रहा है 45, पर आपने लिया कितना तो कितना भी दिखेगा 54,000 क्रेडिट दिखेगा बेटा. बोलो यस सर. समझे मेरी बात. डन. तो इसके लेजर विल बी अपडेटेड विद द वैल्यू ऑफ रुपीज 54,000 का ITC इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बेटा. याद आया बेटा. आप क्रेडिट कैसे लेते हो टाइप करके. अब ये बातें याद आ रही नहीं आ रही बेटा. सब काम की बातें ये सब. ओके. और आपके लेजर में दिखेगा भी कितना 54,000 बेटा. आइए क्वेश्चन नंबर 13. GST 3B for the month of January 24 has been filed by Messrs Avishal Limited, a registered person within the due date prescribed by. एक मिनट. May 24 5वां का क्वेश्चन बेटा एग्जाम का. ध्यान से. GST 3B for the month of January has been filed by Messrs Avishal Limited, a registered person within the due date prescribed by GST Act, which is on 20th February बेटा. ठीक है साहब. 20 फरवरी को इसने रिटर्न फाइल कर दिया था बच्चा. It came to the notice of the company that tax due for the month of January 24 has been paid short by rupees 16,000 बेटा. भाई साहब इसको 16,000 का लायबिलिटी बाद में पता पड़ा. The shortfall of rupees 16,000 has been paid through cash ledger and credit ledger at the time of filing GST 3B for the month of February, that is on 20th March बच्चा. in the following manner बच्चों. आप मुझे बताओ सर जनवरी का रिटर्न फाइल करने में अगर लेट होता बेटा ये तो नेट टैक्स पेबल इन कैश जो था उसी पे टैक्स पे करता बेटा ये. पर इसने रिटर्न तो फाइल कर दिया था बेटा. नेक्स्ट मंथ में सर इसने लायबिलिटी पे करी बेटा. तो पूरा 16,000 जो ग्रॉस टैक्स पेबल है बेटा उस पे इंटरेस्ट लगेगा बेटा. शॉर्टफॉल कैश लेजर के थ्रू 12,000 पे किया, क्रेडिट लेजर के थ्रू 4,000 पे किया. अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर कैरी सफिशिएंट बैलेंस फॉर द अबव शॉर्टफॉल. कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे 16,000 पे इंटरेस्ट लगेगा. कितना लगेगा बच्चा. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ interest payable if any under section number 50 of the CGST Act and rules number 88B of the CGST rules बेटा. सब बताइए कितना था 16,000 बच्चों into 18% into number of days 21 फरवरी 2024. 2024 क्या है लीप ईयर है बेटा. ये देखो यहाँ लिखा है कैलकुलेशन शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी. एज 24 इज अ लीप ईयर. गिव इफेक्ट ऑफ द सेम बेटा. तो 9 डेज होंगे किसके फेब्रुवरी के बेटा. फिर मार्च के अच्छा एक मिनट 9 डेज हो गए फरवरी के बेटा और मार्च के 20 दिन. कितने हो गए 29. तो 29 डेज डिवाइड बाय 366 डेज. 65 नहीं लीप ईयर है बेटा. 66 डेज. कितना आएगा इंटरेस्ट कितना 228.19 राउंडेड ऑफ टू 228 बेटा. हाँ है ना भाई. यस. गिव द इफेक्ट. ध्यान से पढ़ना. सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया बेटा. अभी ये देख लो सेम क्वेश्चन ने किया है एग्जाम का सेम क्वेश्चन बेटा. ये गिव द इफेक्ट इफ GST 3B for the month of January 24 had been filed belatedly on March 20 and all other condition remaining the same. भाई अब ऐसे केस में नेट टैक्स पेबल इन कैश जो था उसी पे टैक्स पे करा. रिटर्न लेट फाइल किया था बेटा. पर अगर वो भी कैश लेजर का बैलेंस अगर आपके पास सफिशिएंटली अवेलेबल था कब 20 फरवरी को तो ऐसे केस में टैक्स पेबल विल बी नील. हाँ ना भाई. इंटरेस्ट पेबल विल बी नील. यस या नो. सिंस एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर हैड sufficient balance for the above shortfall, therefore no interest will be payable in this case. मजा आया कि नहीं आया भाई. सेम क्वेश्चन बेटा देख लीजिए 5 मार्क एग्जाम में बेटा. सोचो जिन्होंने ये क्वेश्चनर बुक करके गए होंगे बेटा जो लोग केवल नाम चेंज मिला बेटा फिगर चेंज मिले बेटा
पूरा क्वेश्चन एज इट इज, आंसर एज इट इज बेटा। मैं कह रहा हूं आपसे बच्चों, बस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करो। हमने प्रोविजंस तो अच्छे से पढ़ लिए बेटा, जिनको प्रोविजन आते हैं क्वेश्चन आराम से आपके होंगे बेटा। अच्छा, अगर सफिशिएंट बैलेंस कैश लेजर में नहीं होता तो ऐसे केस में क्या होता बेटा, ये जो 12,000 है ना, 12,000 नेट टैक्स पेबल इन कैश, इसी पे इंटरेस्ट लगता है बेटा इसको, हाँ है ना भाई? यस। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, बस लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर मनिक, अब नाम बोल दिया बेटा, अच्छा तो लगता है छोड़ दे बेटा, कोई बात। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू हिज टैक्स एंड अदर लायबिलिटी बेटा अंडर जीएसटी लॉ एज पर द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बेटा। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में फॉलोइंग लायबिलिटी दिख रही बेटा इसकी, टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई, इंटरेस्ट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई, पेनल्टी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई, एक मिनट, टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जून, liability arising out of demand notice under section 173. Mr. Manik wants to clear his liability of demand under section number 73 first बेटा। सर ये चाहता है क्या, सेक्शन नंबर 73 की डिमांड पहले पे कर दे, बाकी दूसरे अमाउंट पे करे, क्या ऐसा हो सकता है बेटा? डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, आता है बेटा आपको, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ जीएसटी लायबिलिटी एंड एडवाइस टू मिस्टर मनिक बेटा। आपको पता है कभी भी लायबिलिटी अगर पे करना होता है तो टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड पहले पे करना है, फिर टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ दी करंट टैक्स पीरियड, और उसके बाद डिमांड रेज अंडर सेक्शन 73 और 74 पे होता है बेटा। 73 74 सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस इतना नाम ध्यान रखिए बेटा आप लोग। तो सर पहले इसको ये तीनों पे करना पड़ेगा, मई महीने का 30,000, फिर 35,000 पे करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सब पे होने के बाद 48,000 पे कर पाएगा, कौन सा, अंडर सेक्शन नंबर 73 बेटा, है ना भाई? ये देखिए बेटा आप, व्हाट इज द CIN बेटा। चलिए एक काम करो ना, चलो कोई बात नहीं, चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क में लिख के जाएंगे बेटा। चलिए कोई बात नहीं, जो मैंने दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन दिए वो होमवर्क में करके आइएगा बेटा। क्लियर? मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ध्यान रखना बच्चों, आपके एंड पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए बेटा, ये क्वेश्चन भी अगर हो गए तो मजा आ जाएगा बेटा। क्लियर? और कल हम पढ़ लेंगे सर बाकी के जो चैप्टर बाकी वो भी पढ़ लेंगे बेटा हम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और सर बाकी के क्वेश्चन करते हैं कल बेटा, थैंक यू।